जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हिस्ट्री क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर हम उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, हम टोटल 500 क्वेश्चंस में हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं और ये हम टोटल 20 वीडियोस के अंदर करेंगे। दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, इन पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। इसमें जो पहला ऑप्शंस जो हैं दोस्तों, वो हड़प्पन साइट्स के बारे में बताया गया है और जो उनकी कौन सा हड़प्पन साइट्स कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं ये पूछा गया है। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो है, रोपर नदी क्या सतलज नदी के किनारे था? राखी गढ़ी जो साइट थी जो दोस्तों, वो क्या दृशावती नदी के किनारे थी? आलमगीरपुर हिंडौन नदी के किनारे था? चन्हू दड़ो जो था वो क्या इंदस नदी के किनारे था? और कोट डीजी क्या झेलम नदी के किनारे है? दोस्तों, तो दोस्तों ये सारे इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता चलेगा कि आपने 5 हड़प्पन साइट्स के रिवर्स को भी याद कर लिया है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो रोपर सही में सतलज नदी के किनारे ही सिचुएटेड है, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर फिर बात किया जाए राखी गढ़ी दृशावती, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है, दृशावती नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों, वो हिंडौन नदी के किनारे है, ये भी सही है। और चन्हू दड़ो जो है दोस्तों, वो इंदस नदी के किनारे है, ये भी सही है। ये कोट डीजी जो है ये गलत है दोस्तों। कोट डीजी झेलम नदी के किनारे नहीं है, ये घाघर नदी के किनारे है। कोट डीजी घाघर नदी के किनारे है दोस्तों, झेलम नदी के किनारे नहीं है। तो यही स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। तो दोस्तों, इसमें आपने 5 नदियों के नाम याद कर लिए। फिर से एक बार देख लीजिए, जो रोपर नदी है वो सतलज नदी के किनारे है। राखी गढ़ी नदी जो है दोस्तों, वो दृशावती नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में हिंडौन नदी के किनारे है। एंड चन्हू दड़ो जो नदी है चन्हू दड़ो जो हड़प्पन साइट है वो इंदस नदी के किनारे है। एंड कोट डीजी घाघर नदी के किनारे है, वो झेलम नदी के किनारे नहीं है। दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें भी हमें मैच करने को आया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। दोस्तों, हमें इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने स्टोन एज के जितने भी एजेस रहे हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, इन तीनों चीज़ों को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, हम एक क्वेश्चन के अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ऐसी ऐरे गैरे क्वेश्चंस नहीं है। इसमें अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप एक पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि पैलियोलिथिक एज है, क्या वो हंटरर्स, उसमें क्या पैलियोलिथिक एज जो स्टोन एज हमारा था, अर्ली स्टोन एज, उसमें क्या हंटर्स हुआ करते थे, फूड गैदरर्स हुआ करते थे? क्या उस एज में हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे? और वो क्या जो टूल्स यूज़ करते थे वो हैंड एक्स एंड चॉपर्स थे? दोस्तों, कि मेसोलिथिक जो पीपल थे वो भी हंटर्स थे और हर्डर्स थे। हर्डर्स मीन्स क्या वो एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट करते थे, एनिमल्स भी पालते थे, टेमिंग करते थे एनिमल्स की? क्या नियोलिथिक एज जो है उसको फूड प्रोसेसिंग एज कहा जाता था? इसमें क्या उन जो नियोलिथिक एज के लोग थे, क्या उन्हें फूड प्रोसेस करना आ गया था? और जो मेहरगढ़ है, क्या वो लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है इंडस और मेडिटेरेनियन के बीच में, सबसे लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट? तो दोस्तों, इनमें से अगर देखा जाए तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। दोस्तों, चार के चारों स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, पैलियोलिथिक एज जो है वो हंटर्स एंड फूड गैदरर्स का एज है और उसमें हैंड एक्स एंड चॉपर्स ही यूज़ किए जाते हैं। जो अगर आप मेसोलिथिक एज की बात की जाए तो एकदम ये भी बिल्कुल सही है। ये जो हमारा मेसोलिथिक एज है उसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। नियोलिथिक एज फूड प्रोसेसिंग एज है दोस्तों। और मेहरगढ़ जो लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है थी इंडस और मेडिटेरेनियन रीजन के बीच के अंदर। दोस्तों, हड़प्पन सेटलमेंट का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट जो नियोलिथिक सेटलमेंट था मेहरगढ़, जो आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, वो सबसे लार्जेस्ट सेटलमेंट था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें भी आपको ये दिखाना है। इसमें जैसे कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैं इंडस वैली के जो डिफरेंट साइट्स हैं
उनके कुछ फीचर्स को इसमें मैंने बताया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पिछले क्वेश्चन के अंदर चारों ही स्टेटमेंट सही थे दोस्तों, इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपको सारे एजेज जो हैं कि पैलियोलिथिक एज क्या है, मेसोलिथिक एज क्या है, नियोलिथिक एज क्या है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि क्या धोलावीरन्स जो है वो वो क्या ड्रेनेज पैटर्न और क्या कंजर्विंग वाटर की टेक्निक जानते थे। चन्हू जो है क्या वो मोस्टली इनहेबिटेड था आर्टिशंस और क्या वो इंडस्ट्रियल टाउन था। और जो फायर अल्टस थे क्या वो कालीबंगन और लोथल में पाए गए थे। और जो विंडोज़ होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों में क्या विंडोज़ बहुत कॉमन थे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि विंडोज़ वहाँ पे कॉमन नहीं थे, विंडोज़ बहुत रेयर थे। रेयर दोस्तों, विंडोज़ क्या थे, विंडोज़ बहुत रेयर थे। आपको याद रखना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर जो होते थे उसमें बाहर से विंडोज़ नहीं होते थे ताकि अंदर लोग ना देख सकें, डायरेक्टली कोई भी अंदर नहीं देख पाता था, इसलिए विंडोज वर रेयर इन द हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं। धोलावीरा में जाइंट रिजर्वायर्स पाए गए थे दोस्तों। चन्हू दड़ो जो है वो एक आर्टिशंस और इंडस्ट्रियल टाउन था, वहाँ पे कॉन्च सेल्स बीड मेकिंग बहुत फेमस है दोस्तों। फायर अल्टर्स जो था वो कालीबंगन एंड लोथल में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इंडस वैली पीपल के रिगार्डिंग रॉन्ग है, फॉल्स है दोस्तों। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों कि इंडस वैली पीपल जो थे वो पहले पीपल थे जिन्होंने कॉटन उगाया था। फिर दूसरा जो है हरप्पन एग्रीकल्चर वाज लार्जली डिपेंडेंट ऑन लिफ्ट इरिगेशन रादर देन कैनाल इरिगेशन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि हरप्पन इरिगेशन जो था वो लिफ्ट इरिगेशन पे डिपेंड करता था। वो उस समय कैनाल्स वगैरह नहीं होते थे, वो लिफ्ट इरिगेशन ही करते थे। और जो हॉर्सेस थे क्या वो वेल नोन थे हरप्पन्स को। और एक्सटेंसिव क्राफ्ट सेंटर्स जो थे जहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स बनते थे दोस्तों वो थे चन्हू दड़ो, लोथल एंड बालाकोट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैं आपको बताऊं, हॉर्सेस जो हैं वो हॉर्सेस कभी भी कॉमन नहीं थे हरप्पन्स में। बहुत कम ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे हॉर्सेस के रिमेन देखे भी गए हैं दोस्तों। तो हॉर्सेस वर रेयर, हॉर्सेस को कोई नोन नहीं था, हॉर्सेस बिल्कुल नोन नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इस पे आप पॉज भी करके थोड़ा अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं दोस्तों कि विच सिटी इज़ नोन एज माउंट ऑफ डेट्स। ये तो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। माउंट ऑफ डेट्स मतलब दोस्तों डेड बॉडी की जो परत होती है उसको कहते हैं माउंट ऑफ डेट्स। दोस्तों ये सारे ही जो साइट्स हैं वो हरप्पन साइट्स हैं। धोलावीरा में मैंने बताया कि जाइंट रिजर्वायर्स है। हरप्पा साइट जो इसी के नाम पे हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। मोहनजोदड़ो वहाँ की सबसे बड़ी साइट है और मोहनजोदड़ो बहुत फेमस साइट है हरप्पन वैली सिविलाइजेशन का दोस्तों। यहाँ पे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी फाउंड की गई थी मोहनजोदड़ो के अंदर। हरप्पन सिविलाइजेशन में R37 सिमेट्री RH सिमेट्री पाई गई थी दोस्तों। ग्रेनेज सिस्टम पाया, वहाँ पे जो ग्रेनरीज पाई गई थी 6 लार्ज ग्रेनरीज हरप्पा में पाई गई थी। तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस का पता चल रहा है दोस्तों। प्लीज़ इस क्वेश्चन पे सोचिएगा और हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को सोचिए। अगर आप हर एक ऑप्शन को सोचते हैं तो आपका माइंड जो है ज़्यादा प्रोसेस करेगा और ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। देखिए दोस्तों, तो इसमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको डिफरेंट साइट्स का पता चलेगा कि पैलियोलिथिक साइट्स, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम्स में भी अगर जाएंगे तो आपको साइट्स पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ आईएएस सिविल सर्विसेज के पेपर में मैं अब बात कर रहा हूँ कि पैलियोलिथिक साइट्स बहुत पूछे जाते हैं। पैलियोलिथिक साइट्स कौन से हैं, नियोलिथिक साइट्स कौन से हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ये पूरा ही साइट्स जो है मैंने कवर कर लिया है। इसके अंदर काफ़ी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं दोस्तों वो हैं पैलियोलिथिक साइट्स मतलब अर्ली स्टोन एज, एकदम स्टार्टिंग जब स्टोन एज की हुई है तब। तो बेलन वैली जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजापुर एंड इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र के अंदर। ये जो दोनों हैं दोस्तों ये हैं पैलियोलिथिक साइट्स। अगर हम मीजोलिथिक साइट्स जो एक अगर आप लिंक बोलेंगे पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो लिंक है उसको ट्रांजिशन एज जो है उसको कहते हैं मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक, तो मीजोलिथिक साइट्स जो होंगे दोस्तों इसमें डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था।
ये आदमगढ़, जो आदमगढ़ है, होशंगाबाद है, भीमबेटका है। आदमगढ़, होशंगाबाद दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है। ये तीनों ही मध्य प्रदेश के अंदर ही हैं दोस्तों। तो ये जो है मीज़ोलिथिक साइट्स जो हैं हमारे, ये हमारे मीज़ोलिथिक साइट्स हैं, आदमगढ़, होशंगाबाद एंड भीमबेटका। नियोलिथिक साइट्स की बात की जाए दोस्तों, तो नियोलिथिक साइट्स जो थे इस समय तो फूड प्रोसेसिंग भी आ गई थी। तो मेहरगढ़ जो है दोस्तों वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, बुरजाहोम कश्मीर के अंदर है, एंड कोल्डिवाहा जो है दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड में पहली बार अगर कहीं राइस का पता चला तो वो कोल्डिवाहा के अंदर ही पता चला था दोस्तों। तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आप याद रखिएगा, पैलियोलिथिक साइट्स में बेलन वैली, मीज़ोलिथिक में आदमगढ़ और नियोलिथिक साइट्स में मेहरगढ़। तो जो दोस्तों चौथा ऑप्शन है कि बुरजाहोम इन कश्मीर इज़ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नहीं, बुरजाहोम इन कश्मीर जो था वो अर्लीस्ट एविडेंस नहीं था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। इसका अगर आंसर आपको दोस्तों देखना है तो इसका आंसर है आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश के अंदर एंड भगौर इन राजस्थान, ये दो ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का पता चला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मीज़ोलिथिक साइट। आप गेस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो लार्जेस्ट मीज़ोलिथिक साइट कौन सी है दोस्तों? मीज़ोलिथिक साइट आपको मालूम चल गया होगा, हंटर्स होते हैं इसमें, हर्डर्स होते हैं, जिसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी होता है दोस्तों। तो मीज़ोलिथिक साइट सबसे लार्जेस्ट कौन सी है हमारी कंट्री के अंदर? तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं, ये जो भगौर है ये राजस्थान के अंदर है। यही जो है सबसे लार्जेस्ट मीज़ोलिथिक साइट है दोस्तों। ये जो मोहराना पहाड़ है उत्तर प्रदेश के अंदर है, आदमगढ़ एंड होशंगाबाद दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर हैं दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट। दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन सीरीज के अंदर मैंने इन सेटलमेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो किसी भी एग्जाम में ना छूटे। ये काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही में अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, और आप याद भी कर लेंगे, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। जैसे देखिए फिर से मेहरगढ़ आ गया है वर्ड, तो हमने मेहरगढ़ पे बहुत बार डिस्कस किया कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, और मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है। तो लार्जेस्ट नियोलिथिक साइट पूछा गया है दोस्तों। तो ये सारे ही नियोलिथिक साइट्स हैं, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरजाहोम इन कश्मीर, कोल्डिहवा इन उत्तर प्रदेश, ब्रह्मागिरी, हलूर एंड कोडिकल इन कर्नाटका, एंड चिरान एंड सेनवर इन बिहार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मेहरगढ़ इन पाकिस्तान। मेहरगढ़ इन पाकिस्तान दोस्तों ये सबसे लार्जेस्ट नियोलिथिक साइट है। इंडस और मेडिटेरियन के बीच का ये सबसे लार्जेस्ट साइट था दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये ब्रह्मागिरी, हलूर एंड कोडिकल भी आप याद रख लीजिए, कर्नाटका के अंदर है। ये मैपिंग में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेटिंग व्हीट एंड बार्ली एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप्स एंड गोट इज फ्रॉम वेस्ट साइड। सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो है व्हीट एंड बार्ली का एंड डोमेस्टिकेशन का, शिप्स एंड गोट्स का, वो कहाँ से आया है? तो दोस्तों ये सारे ही जो मैंने आपको नाम बताए ये सारे नियोलिथिक साइट्स के मैप हैं, और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो है व्हीट एंड बार्ली सबसे पहले उगाए गए हैं दोस्तों। उसका सबसे पहले कल्टीवेट किए गए थे व्हीट एंड बार्ली, और इसलिए कहा जाता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ली जो है और डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप्स एंड गोट्स वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से ही है दोस्तों। ये कोल्डिहवा, पिकलीहल एंड बुरजाहोम दोस्तों ये सारे नियोलिथिक साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? क्या डिस्कवरी ऑफ स्टेडियम वो यूनिक था सिर्फ धोलावीरा में? धोलावीरा में क्या जाइंट रिजर्वॉयर्स हैं? क्या कालीबंगन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था? और जो स्कल ऑफ चाइल्ड मिला था कालीबंगन के पास, क्या वो शो करता है एविडेंस ऑफ सर्जरी, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी दोस्तों? इसको ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कुछ इंडस साइट्स के फीचर्स कि धोलावीरा में दोस्तों हमें मिला था स्टेडियम। ये बिल्कुल सही है। धोलावीरा के अंदर हमने बोला था कि वो जानते थे वाटर कंजर्व करने की टेक्निक भी, तो वहाँ पे जाइंट रिजर्वॉयर्स भी थे। लेकिन हाँ, कालीबंगन दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था। वहाँ पे गुड सिस्टम ऑफ ड्रेनेज नहीं, वहाँ पे नो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज।
गुड सिस्टम ऑफ ड्रेनेज नहीं, नो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज था दोस्तों, वहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। और स्कल ऑफ चाइल्ड मिला था कालीबंगन में, जी हाँ ये बिल्कुल ही सही है कि स्कल ऑफ चाइल्ड मिला था कालीबंगन में, और वो अर्लीस्ट एविडेंस था सर्जरी का। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि टाउन्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इनटू सिटाडेल्स एंड लोअर टाउन्स। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशंस के कुछ फीचर देखेंगे। सही में दोस्तों सिटाडेल जो था वो एक हायर टाउन्स थे और उसमें लोअर टाउन्स भी आते थे, सिटाडेल के अंदर नहीं, सिटाडेल हायर पोजीशन पर लोकेटेड था और जो लोअर रेसिडेंशियल एरियाज थे वो उनको लोअर टाउन्स कहा जाता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या आप बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है? टाउन्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इनटू सिटाडेल्स एंड लोअर टाउन्स। Citadel has essential institution of civil and religious life and lower residential areas where population lived। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि सिटाडेल जो हुआ करते थे उसमें जो सिटाडेल वो हायर लोकेशंस पे होते थे और उनमें सिविल एंड रिलीजियस लाइफ के इसेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे। लोअर रेसिडेंशियल एरिया जो होते थे उसमें अर्बन पॉपुलेशन लिव करती थी। रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग था पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों, और जो टाउन था पूरा डिवाइडेड था चेस बोर्ड की तरफ, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। रोड्स जो थे राइट एंगल पे कट करते थे, ये भी सही है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है दोस्तों कि ड्रेनेज उनका मड का था, नहीं। जो हमें ये पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है दोस्तों, और वहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, वहाँ पे मड का नहीं। वहाँ पे जो ड्रेनेज हुआ करता था वो काफ़ी अच्छे से बनाया जाता था, मिट्टी का नहीं होता था। उसके अंदर हम यूज़ करते थे दोस्तों, जिम्सम, लाइन और सीमेंट, तीनों चीज़ों का यूज़ किया गया है। काफ़ी हाईली अर्बन था दोस्तों वो, रूलर सिविलाइजेशन नहीं थी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक अर्बन सिविलाइजेशन है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन कवर होते हैं दोस्तों। आपसे एक एक स्टेटमेंट जो इसमें है उस पर एक एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल जो वर्शिप होती थी इंडस वैली के टाइम पे दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा वर्शिप होता था? क्या वो काऊ है कि वन हॉर्न राइनोसोर्स है, वन हॉर्न यूनिकॉर्न है कि एलिफेंट है? दोस्तों तो इस क्वेश्चन के अंदर आप काऊ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो है वन हॉर्न यूनिकॉर्न। और दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वहाँ पे पशुपति महादेव जो है उनकी भी पूजा होती थी, लेकिन जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें वन हॉर्न यूनिकॉर्न का नाम बहुत फेमस है। इस एनिमल की वर्शिप हुआ करती थी, और पीपल ट्री की भी वर्शिप हुआ करती थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग उपनिषद। उपनिषद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? दोस्तों इसमें देखा जाए तो मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि उपनिषद में हम फिलोसफिकल टेक्स्ट एंड एथिकल डिस्कोर्सेस की बात करते हैं। बिल्कुल सही है ये कि फिलोसफिकल टेक्स्ट की बात करते हैं, उसमें फिलॉसफी की बात करते हैं। उपनिषद जो होते हैं दोस्तों उसका मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन, ये भी बिल्कुल सही है कि उपनिषद जो वर्ड है वो रूट वर्ड उपनिषद से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू सिट नियर समवन, टू सिट नियर समवन। दोस्तों जैसे कि जो डिसाइपल्स होते थे वो अपने गुरु के बगल में जाके बैठते थे, उनसे शिक्षा लेते थे, इसलिए जो उपनिषद जो है उसका मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन। वो वेद अंत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेद अंता भी कहा जाता है सही में, क्योंकि वो सबसे लास्ट में लिखे गए हैं दोस्तों, और सबसे लास्ट पार्ट है वेदास के, तो इसलिए इनको उपनिषद को वेद अंत भी कहते हैं। जो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ उपनिषद इस प्राकृत, नहीं दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। प्राकृत लैंग्वेज में उपनिषद को नहीं लिखा गया है। उपनिषद दोस्तों क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है। उपनिषद की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है दोस्तों। जो रीबर्थ हुआ है, द आइडिया ऑफ रीबर्थ एंड यज्ञवाल्क्य मैत्री डायलॉग जो है वो किस उपनिषद के अंदर है? दोस्तों आपको याद रखना है कि आइडिया ऑफ जो रीबर्थ था, रीबर्थ का आइडिया कौन से उपनिषद के अंदर दिया गया है? दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि वेदास हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। वैसे ही बहुत सारे उपनिषद है दोस्तों, हर एक वेद के अंदर कुछ ना कुछ उपनिषद आते हैं। तो आपको बताना है कि जो आइडिया ऑफ रीबर्थ था वो कौन से उपनिषद के अंदर आता है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें 4 ऑप्शंस हैं, बृहद आर्यंक्या उपनिषद, मुंडका उपनिषद, चंदोग्या उपनिषद की जैमिनिया उपनिषद।
दोस्तों ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ये इतना इजी नहीं है कि आइडिया ऑफ रिबर्थ कौन से उपनिषद में डिस्कस किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिए, बृहदारण्यक उपनिषद जो है दोस्तों वो है यजुर्वेद के अंदर आता है। और मुंडका उपनिषद जो बहुत फेमस है कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। मुंडका उपनिषद जो है अथर्ववेद के अंदर आता है, अथर्ववेद के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले नहीं अब मैं आगे के क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा कि यजुर्वेद किस लिए फेमस है, अथर्ववेद किस लिए फेमस है, सामवेद जो है वो किस लिए फेमस है, जमनिया सामवेद, बहुत सारे वेद हैं दोस्तों वो किस लिए फेमस है, ऋग्वेद किस लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छंदोग्य उपनिषद जो है वो डिस्कस करता है कॉस्मिक सेल्फ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लगता है। ऋग्वेद के अंदर प्रेज किया गया है, वेदा प्रेज के बारे में बताया गया है, वेदा ऑफ प्रेज है वो, क्या उसमें बहुत सारे हाइम्स वगैरह हैं। सामवेद क्या वो म्यूजिक से डील करता है। यजुर्वेद क्या वो मैजिकल सेक्रीफाइसेस से डील करता है दोस्तों। और क्या जो अथर्ववेद है क्या उसमें सेक्रीफाइसेस की बात होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद दोस्तों ये इसमें यजुर्वेद में सेक्रीफाइसेस की बात होती है और अथर्ववेद के अंदर मैजिकल फार्मूलेस की बात होते हैं दोस्तों। ये दोनों ऑप्शंस अलग अलग हैं दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चंस को, ये दोनों ऑप्शंस उल्टे हुए हैं। यजुर्वेद के अंदर रूल्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस एंड अथर्ववेद के अंदर रूल्स ड्यूरिंग मैजिकल फार्मूला। जो नॉलेज होता है दोस्तों मैजिक का, चाम का, जंतर मंतर का, वो डिस्कस होता है अथर्ववेद के अंदर। अब जो दोस्तों ये दो सेरेमनीज़ हैं, राजसूया एंड वाजपेया सेरेमनी है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, ये कौन से वेद के अंदर आता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो है कि ये जो वेद है वो यजुर्वेद इसका सही आंसर है। यजुर्वेद के अंदर सेक्रीफाइस करते हैं। और राजसूया और वाजपेया अगर सेरेमनीज देखेंगे दोस्तों तो राजा महाराजा करते थे जब सेक्रीफाइस परफॉर्म करने जाते थे। तो इसलिए ये यजुर्वेद के अंदर आता है। अथर्ववेद के अंदर हमने जान लिया कि अथर्ववेद के अंदर मैजिकल फॉर्मूलेज देखे जाते हैं, जंतर मंत्र पढ़ा जाता है इसके अंदर जंतर मंत्र की विद्या होती है दोस्तों। सामवेद में म्यूजिक होता है और ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे हाइम्स होते हैं, वेदा का के प्रोज एंड कमेंट्रीज होती हैं ऋग्वेदा के अंदर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस वेदा के अंदर सभा एंड समिति एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति मेंशन है। सभा एंड समिति वैदिक काल के अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभा एंड समिति कौन से वेद के अंदर मेंशनड है। तो दोस्तों सभा एंड समिति जो है वो अथर्ववेद के अंदर मेंशनड है, अथर्ववेद के अंदर मेंशन है दोस्तों। अथर्ववेद के अंदर हम मैजिक, चार्म्स ये सब देखते हैं, तो अथर्ववेद के अंदर है। यजुर्वेद के अंदर हम सेक्रीफाइस देखते हैं कि जब भी कोई रिचुअल सेक्रीफाइसेस होते हैं वो यजुर्वेद के अंदर होते हैं। सामवेद के अंदर म्यूजिक की बात की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते जो है इज मेंशनड इन विच उपनिषद। मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिया है कि सत्यमेव जयते जो है दोस्तों वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। और मुंडका उपनिषद जो है दोस्तों वो अथर्ववेद के अंदर आता है। मंडूकाया उपनिषद भी जो है वो अथर्ववेद के अंदर आता है। प्रश्ना उपनिषद भी जो है वो हमारे प्रश्ना भी जो है अथर्ववेद के अंदर ही आता है दोस्तों। और बृहदारण्यक उपनिषद है वो यजुर्वेद के अंदर आता है। इस क्वेश्चन का आंसर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, तो वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 43rd क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग है दोस्तों। आयुर्वेद मेडिकल साइंस, बिल्कुल सही, आयुर्वेद मेडिकल साइंस। धनुर्वेद मिलिट्री साइंस। धनुर्विद्या किसे कहते हैं, जो आर्चरी वाली विद्या होती है दोस्तों, तो वो मिलिट्री से रिलेटेड है। गंधर्व वेद जो है दोस्तों वो म्यूजिक से रिलेटेड है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि गंधर्व वेद जो म्यूजिक है। एंड अथर्ववेद सेक्रीफाइस, नहीं ये बिल्कुल गलत है। अथर्ववेद मैजिकल फार्मूले से रिलेटेड है दोस्तों। अथर्ववेद मैजिकल फार्मूले से रिलेटेड है। ये तीनों जो आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद हैं ये उपवेद हैं दोस्तों। वेदों के अंदर जो वेद हैं छोटे से वेद उनको कहते हैं उपवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है,
कौन सी नदी जो है दोस्तों ऋग्वेदा के टाइम पे वैदिक काल में सबसे ज़्यादा मेंशन्ड है, सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है और जिसको अम्बिता में, देवीता में, नदीता में भी कहते हैं दोस्तों तो ये सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी का डिस्क्रिप्शन ऋग्वेदा में बहुत बार किया गया है, मोस्ट डिस्क्रिप्शन इसका सरस्वती नदी का ही है दोस्तों। ये जो सिंधु नदी देख रहे हैं इसको इंदस नदी कहा जाता था, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। गंगा नदी का तो डिस्कशन ही नहीं है दोस्तों, तो गंगा नदी तो बिल्कुल टिक मत मारिएगा, यमुना नदी भी टिक नहीं मारना है। कहीं ये नहीं हो कि गंगा यमुना सरस्वती दे दिया जाए और आपने गंगा शब्द, अभी गंगा सबसे फेमस नदी है तो आप गंगा मार के आ जाए, नहीं। इसका आंसर सरस्वती है। सरस्वती ऋग्वेदिक टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब्ड नदी है, सबसे ज़्यादा मैंशनड है ऋग्वेदा के अंदर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ऋग्वेदिक नेम्स ऑफ द रिवर्स। दोस्तों इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने जो ऋग्वेदिक नाम थे नदियों के वो बताए हैं, तो आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा नाम गलत है। क्या विपाशा नाम व्यास का था? जी बिल्कुल सही, विपाशा नाम जो था वो व्यास का ही था। अस्किनी जो थे वो चेनाब नदी का ही नाम था, अस्किनी जो था वो चेनाब नदी का नाम था। परुष्णी जो था वो रवि नदी का नाम था। वितस्ता सतलज, नहीं ये बिल्कुल गलत है, वितस्ता सतलज का नहीं दोस्तों, वितस्ता जो है वो झेलम का नाम था और सतुद्री सतलज का नाम था। तो ये सारे नदियों के नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदिक रिवर्स एक एक करके भी ये दोस्तों आपने यहाँ पे 6 नदियों के नाम याद कर लिए हैं, ये एक एक आते हैं कि विपाशा व्यास का नाम है, अस्कनी चेनाब का नाम है, परुष्णी रावी का नाम है। बिल्कुल आप इसको एकदम इसको याद कर लीजिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है याद करना। जैसे कि हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि जगदीश चंद्र बोस, ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आप देखेंगे अगर इनकी क्रोनोलॉजी देखेंगे तो सबसे पहले झेलम नदी है, फिर चेनाब नदी है, फिर रावी नदी है, फिर व्यास नदी है, फिर सतलज नदी है। तो मैं इसको याद करने का क्रोनोलॉजी बना है जगदीश चंद्र बोस, JCRBS, जगदीश चंद्र बोस। जे से झेलम, C से चेनाब, R से रवि, V से व्यास एंड S से सतलज। तो ऐसे ही दोस्तों इनका ऋग्वेदिक नाम भी आप याद कर लीजिए कि विपाशा का नाम व्यास है, अस्कनी का नाम चेनाब है, परुष्णी का नाम रवि है और वितस्ता का नाम जो है दोस्तों झेलम है, सतुद्री का नाम सतलज है। तब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऋग्वेदिक रिवर्स। तो दोस्तों ऋग्वेदिक रिवर्स में कौन सा इसमें आपको इनकरेक्ट दिखता है? कुब्बा। ये दोस्तों ये सारी नदियाँ जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती हैं, तो कुब्बा नदी जो है, कुब्बा वो उस नदी का नाम है। कुब्बा जो ऋग्वेदिक नाम है, काबुल उसका अभी का नाम है, कुर्रम अभी का नाम है, उसका पहले क्रूमू नाम हुआ करता था। और गोमती जो है दोस्तों वो गोमल और सुवस्ता घाघर नहीं, सुवस्ता जो है वो घाघर नहीं दोस्तों, सुवस्ता स्वात नदी को कहते हैं और दृष्टावदी जो है दोस्तों उसको घाघर नदी कहते हैं। घाघर नदी का नाम ऋग्वेदिक दृषादवदी है, दृषादवती। एंड सुवस्ता नदी जो है उसका नाम स्वात है, अभी आज के ज़माने में स्वात नदी कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता दोस्तों बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, SSC जैसे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। जैन अवेस्ता जो है वो क्या है? वो ईरानियन टेक्स्ट है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है कि जैन टेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक टेक्स्ट है? दोस्तों जैन अवेस्ता जो है वो एक ईरानियन टेक्स्ट है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, ईरानियन टेक्स्ट है जैन अवेस्ता। और दोस्तों इससे क्या होता है कि जो हमारा वैदिक कल्चर है उसके बारे में हम समझ पाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एंड ईरानियन सिविलाइजेशन में दोस्तों। तो और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात की जाए तो पिताकाश, जातक, स्टोरीज, ये सब बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दोस्तों। मिलिंद पन्हो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो बहुत ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फॉलोइंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बैटल ऑफ किंग्स के रिगार्डिंग। तो दोस्तों सही नहीं, इस क्वेश्चन ये यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज़ मेंशन्ड इन 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद, बिल्कुल सही है कि इसे 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद में ही मेंशन किया गया है। इट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर संधु, नहीं ये गलत है, ये संधु नदी के किनारे नहीं, रवि नदी के किनारे इसका जो हुआ था वो रवि नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। ये लड़ाई रवि नदी के किनारे हुआ था, रवि नदी का नाम था परुष्णी, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था ये लड़ाई। बैटल ऑफ 10 किंग्स याद रखिएगा, भारत क्लैन और 10 राजा दोनों के बीच में, 10 राजाओं
10 राजा मिलकर भारत क्लैन के राजा सुदास से लड़ रहे थे। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी सही है कि सुदास द किंग ऑफ भारत क्लैन एमर्ज्ड विक्टोरियस। एंड दोस्तों ये जो बैटल था ये फॉट हुआ था भारत क्लैन एंड द होस्ट ऑफ 10 किंग, जिसको 10 राजन्स कहा जाता था। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट गलत है, ये रावी नदी के किनारे है। तो रावी नदी को परुष्णी नदी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद। दोस्तों ये जो स्टोरी है नचिकेता की एंड यमराज की, ये कौन से उपनिषद में है? नचिकेता और यमराज की स्टोरी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो नचिकेत थे वो एक ऋषि मुनि के बेटे थे, और उस ऋषि मुनि ने कहा था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो डोनेट कर देंगे। तो उन्होंने अपनी बूढ़ी गायों को भी डोनेट कर दिया। तो नचिकेत जो थे वो उनके बेटे उनके पास गए और बोले कि पिताजी आपने बूढ़ी गायों को क्यों डोनेट कर दिया? डोनेट आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते जो किसी के काम ना आए। उनके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। तो नचिकेत ने पूछा कि अच्छा आप बताइए कि आपने मुझे किसको डोनेट किया है? तो उनके पिताजी ने गुस्से में ये बोल दिया कि मैंने तुम्हें, जाओ तुम यमराज के पास जाओ, मैंने तुम्हें यमराज को डोनेट किया है। तो दोस्तों जब ये नचिकेत यमराज के पास जाते हैं तो यमराज उन्हें नहीं मिलते। वो 3 दिन यमलोक के गेट पे वेट करते हैं यमराज का, और जब यमराज आते हैं तो वो देखते हैं कि ये बालक जो है वो 3 दिनों से यहाँ पड़ा है बिना खाए पिए। तो उनसे पूछते हैं, उससे बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं यमराज कि तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो। तो फिर उन्होंने 3 वरदान, जो दोस्तों उन दोनों के बीच का जो डायलॉग है वही पूछा गया है कि वो कौन से उपनिषद में डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों वो जो है कथा उपनिषद, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, स्टोरीज को हिंदी में कथा कहते हैं दोस्तों, तो वो कथा उपनिषद में ही वो डिस्कस किया गया था। ऐतरेय उपनिषद दोस्तों ऋग्वेद का उपनिषद है एक, तैत्तिरीय जो है वो यजुर्वेद का है, एंड जैमिनिया जो है दोस्तों वो सामवेद का एक उपनिषद है। उपनिषद के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया कि उपनिषद के अंदर हम फिलोसफिकल एंड एथिकल डिस्कोर्सेस करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ऋग वैदिक सोसाइटी। क्या जो जना है ऋग वैदिक सोसाइटी में, जना को ट्राइब कहते हैं, ट्राइब को क्या जन कहते थे, विश को क्लैन कहते थे। जी हाँ, ट्राइब को जना कहते थे, क्लैन को विश कहते थे, कुला को फैमिली कहते थे दोस्तों, एंड कुलापा को हेड ऑफ द फैमिली कहते थे, और गोपत को क्या वुमेन कहते थे? जी नहीं, इसको विमेन नहीं कहते थे दोस्तों, ये चीफ ऑफ ट्राइब होते थे। गोपत जो होते थे वो चीफ ऑफ ट्राइब होते थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने पूरी जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी हुआ करती थी दोस्तों, आपने वो जाना। जना जो होते थे जन वो ट्राइब होते थे दोस्तों, विश जो होते थे वो क्लैन होते थे, कुला जो होते थे फैमिली को कहते थे, और कुलापा जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली होता था उनको कहते थे, गोपत चीफ ऑफ ट्राइब्स होते थे दोस्तों। ये जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी पूरी की पूरी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन विमेन की रिस्पेक्ट होती थी, यहाँ पर विमेन पार्टिसिपेट करती थी सोसाइटी के अंदर। तो दोस्तों चलिए ये काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, और तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा और लोगों से जो प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों, ताकि वो इस वीडियो का यूज़ कर सकें और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।